जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों को ही साथ में देखते हैं जिससे कि आपको एक ही जगह पर सब कुछ मिल जाए, और वो भी हम माइंड मैप के थ्रू कवर करते हैं जिससे कि आपको याद रखने में भी आसानी हो। तो आज हम 24 अप्रैल का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। सैटरडे है, सैटरडे होने की वजह से एडिटोरियल्स कम होते हैं, लेकिन कम रहने के बावजूद यहाँ पर जो एडिटोरियल है वो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पर आप मयूर मोगरे सर्च कीजिए एंड देन वहां पर फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले हम द हिंदू जो है उसके एडिटोरियल्स पर नजर डालते हैं। तो द हिंदू अगर हम देखें तो उसमें हमें जो 6th पेज है उस पर जो एडिटोरियल हमें काम का देखने को मिलता है वो है लेयर ऑफ गवर्नेंस। मतलब यहाँ पर बेसिकली थर्ड लेयर ऑफ गवर्नेंस जो है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। देखिए क्या है, एक होता है सेंट्रलाइजेशन और एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब यह है कि सारी पावर जो है वो सेंट्रलाइज्ड है, मतलब एक ही के हाथ में है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जो पावर है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमारे यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें सेंटर जो है ये देखने को मिलता है, देन स्टेट जो है ये देखने को मिलता है, एंड देन उसके नीचे लोकल गवर्नमेंट जो है वो देखने को मिलती है। अब ये जो लोकल गवर्नमेंट है उसी को हम कहते हैं पंचायत या म्यूनसिपालिटीज। अब यहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, मतलब स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पंचायत, उसके बारे में आर्टिकल जो है ये बात कर रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इंडिया कोविड क्राइसिस। अब देखिए कोविड अगर हम देखें तो कोविड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी हमें ऑलरेडी यूपीएससी में देखने को मिला है। खैर, लेकिन अगर हम बात करें कोविड के बारे में तो उसके फैक्टर्स अलग अलग पड़े हैं। मतलब अगर हम ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें तो यहाँ पर पॉलिटिकल जो सिनारियो है वो भी यहाँ पर वर्स हुआ है, इकोनॉमिक सिनारियो जो है ये भी यहाँ पर वर्स हुआ है, एंड देन जो सोशल फैक्टर है ये भी यहाँ पर वर्स हमें देखने को मिला है। तो मतलब तीनों ही फैक्टर में हमें कोविड की वजह से मात खानी पड़ी है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो माइग्रेंट्स का इशू है ना, जो वल्नरेबल सेक्शन है, तो मतलब यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स जो इनको झेलनी पड़ी है। और यही सारी चीज़ें हम साल भर से देखते आ रहे हैं, है ना। हमारे इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, वल्नरेबल सेक्शन पर, माइग्रेंट्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ये हम साल भर से देखते आ रहे हैं। इसलिए ऐसे अगर एडिटोरियल्स आते हैं तो हमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज की, तो इसमें जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में बात की जा रही है, मतलब वेस्ट बंगाल के। तो ये भी हमें यहाँ पर देखने की कुछ ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद अगर हम इंडियन एक्सप्रेस की बात करते हैं तो इंडियन एक्सप्रेस में हमें 8th पेज पर जो एडिटोरियल्स है वो देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक भी एडिटोरियल हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्लीपिंग ऑन द फास्ट ट्रैक, तो यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस जो है उनके बारे में बात की जा रही है। बेसिकली फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट के। अब क्या हो रहा है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा कांड हुआ था जब इलेक्शंस हुए थे। उस टाइम पर प्री पोल अलायंस था यहाँ पर, जो बीजेपी है एंड देन उसके बाद जो शिवसेना है उनका। लेकिन फिर उसके बाद जब इलेक्शन का रिजल्ट आया उसके बाद यहाँ पर देखने को मिला कि सबसे बड़ी पार्टी तो खैर बीजेपी उभर कर आई थी, लेकिन किसको भी क्लियर कट मेजोरिटी नहीं थी। अब यहाँ पर प्री पोल अलायंस रहने की वजह से शिवसेना एंड बीजेपी जो है ये आराम से यहाँ पर सरकार बना सकती थी। लेकिन शिवसेना ने कहा कि 2.5 2.5 साल के चीफ मिनिस्टर रहेंगे, मतलब 2.5 साल आपका रहेगा, 2.5 साल हमारा रहेगा। ये बीजेपी को बिल्कुल गवारा नहीं था। इसके वजह से शिवसेना जो है उन्होंने प्रीपोल अलायंस तोड़ दिया, एंड देन शिवसेना प्लस एनसीपी प्लस कांग्रेस इन्होंने मिलकर यहाँ पर सरकार जो है वो बना ली। बीजेपी जो है वो सरकार के बाहर रही, मतलब देवेंद्र फडणवीस जो है वो सरकार के बाहर है, अपोजिशन लीडर बने। अब अपोजिशन लीडर बनने के बाद अभी जो कोविड क्राइसिस चल रहा है इसमें कई सारी जो चीज़ें हैं मतलब बहुत फास्ट तरीके से वो काम कर रहे हैं। और एक बीच में जो रामदेव सिविर है उसका भी एक फैक्टर निकल कर आया था, तो उसकी बेल कराने के लिए उसके वहाँ पर कोर्ट में ये सारी बातें हमें देख, मतलब बेसिकली पॉलिटिकल ये एडिटोरियल है जो काम का नहीं है। देन यहाँ पर फेथ पावर एंड द स्टेट, ये भी बेसिकली वही है जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि पॉलिटिकल एजेंडा है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 9th पेज पर, तो इसमें कोपिंग विद द कोविड, ये भी एग्जाम परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर लेटिंग डाउन लिबर्टी, यहाँ पर कोर्ट क्राइसिस। देखिए क्या है कि अभी नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो आने वाले हैं। हमारे जो अभी के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये अभी रिटायर हो जाएंगे, नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमें देखने को मिलेंगे। तो उसी के बारे में यहाँ पर चर्चाएं हो रही है। बेसिकली हमें यहाँ पर इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर जुडिशरी जो है वो यहाँ पर पता रहना चाहिए, जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। प्लस उसी के साथ साथ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका अपॉइंटमेंट कैसा होता है, उनका रिमूवल कैसा होता है। देन उसी के साथ साथ जो प्रोसेस है उनके मतलब क्वालिफिकेशन की, तो वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। बाकी कुछ भी यहाँ पर हमारे लिए जानने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक्सप्लेन सेक्शन की, तो देखिए यहाँ पर इन्फेक्शन आफ्टर वैक्सीनेशन, ये यहाँ पर एक एडिटोरियल हमें देखने को मिल रहा है। मतलब वैक्सीन लेने के बाद इन्फेक्शन जो है वो हो रहा है,
मतलब जो कोविड है वो हो रहा है, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2 डोसेस हैं, मतलब फर्स्ट डोज, देन उसके बाद सेकेंड डोज जो है वो आपको लेना पड़ता है कोविड का। तो देखिए, सेकेंड डोज जिन्होंने ले लिया है उसमें से बहुत ही गिने चुने जो लोग हैं, बहुत ही गिने चुने लोग, उनको यहाँ पर कोविड जो है वो हो रहा है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। एंड जो फर्स्ट डोज जिन्होंने लिया है उसमें भी बहुत ही कम लोग जो है उनको यहाँ पर कोविड हो रहा है। अब यहाँ पर जिनको कोविड हो रहा है, क्योंकि देखिए हर वैक्सीन की कुछ इफिशियंसी होती है, इफिकेसी होती है। यहाँ पर 65 to 95% जो इफिकेसी है वो हमें देखने को मिल रही है, जो भी वैक्सीनेशन यहाँ पर दी जा रही है। मतलब कोई भी वैक्सीन 100% आपको इफिकेसी नहीं देगी कि आप वो लेने के बाद आपका कोरोना जो है वो होगा ही नहीं। लेकिन खास बात यह है कि जिनको कोरोना हो रहा है वो यहाँ पर इतना डेडली नहीं है। मतलब यहाँ पर कोविड अगर आप ले रहे हो, वैक्सीन अगर आप ले रहे हो, उसके बाद अगर आपको कोविड हो रहा है तो इतना डेडली नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब आप यहाँ पर प्रिवेंटेबल वो हमें देखने को मिल रहा है, मतलब एडमिट भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये बेनिफिट हमें देखने को मिल रहा है। तो ये ही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। देन यहाँ पर फ्लशिंग अ पब्लिक टॉयलेट एंड कोविड-19 रिस्क। देखिए क्या है, जब हम टॉयलेट फ्लश करते हैं तो ड्रॉपलेट से काफ़ी टाइम तक हमें ऊपर देखने को मिलते हैं। ठीक है, सस्पेंडेड देखने को मिलते हैं। मतलब अगर आप कहीं पर पब्लिक टॉयलेट में जा रहे हो, आप एयरपोर्ट पर जा रहे हो या कहीं पर जा रहे हो, मॉल में जा रहे हो, पब्लिक टॉयलेट में जहाँ पर फ्लशिंग हो रही है, तो याद रखिएगा उसका जो फ्लश है वो सस्पेंडेड है। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसी के थ्रू यहाँ पर मतलब यूरिनेशन बोलिए, तो उसके थ्रू अगर कोविड जो है वो हो रहा है काफ़ी काफ़ी टाइम पे, ये मतलब ज़बरदस्ती की ये हो रहे हैं ना, लोगों को और डराने का काम, ज़बरदस्ती की रिसर्च विसर्च करना। देन यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये कोरोना वायरस से फाइट कर सकता है क्या, तो ये वाला ट्यूटोरियल हम देखेंगे। इसमें एक स्प्रे जो है, नेजल स्प्रे जो, उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये सारे ट्यूटोरियल से जो हम आज कवर करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले MM Academy ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज जो है वो लाए जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी फायदा पहुंचा सकते हैं। मतलब GS1 2 3 4 बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर MM Academy ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिए। और उसी के साथ साथ जो YouTube है हमारा, उस पर मैं एक मतलब वीडियोस इस तरीके से ला रहा हूँ। आपने वीडियो सीरीज जो है वो देखी होगी। अभी कल मैंने एनजीओ के बारे में पोस्ट किया था, एनजीओ के बारे में वीडियो बनाया था। इसमें हम प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से जो टॉपिक्स साल भर के इम्पोर्टेंट रहे हैं, मतलब 2020 के जैन से लेकर तो 2021 के, मतलब कंटिन्यूसली चलता रहेगा। जितने भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स है, मतलब एनजीओ के बारे में मैंने वहाँ पर एनजीओ क्या है, उनके क्या क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर लीगल प्रोविजंस क्या है, देन उसके बाद उसके ड्रॉबैक्स क्या है, देन उसके बाद क्या किया जाना चाहिए। मतलब समझ लीजिए अगर मेंस में आपको इस पर क्वेश्चन आता है तो आपको इसी में से पॉइंट जो है वो लिखने पड़ेंगे और कोई भी सोर्स रेफर करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही आज मैं और भी बहुत सारे लाने वाला हूँ, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज जो हुआ है, तो उसके बारे में पूरा इतिहास क्या रहा है, प्राइवेटाइजेशन किस तरीके से रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी फायदा पहुंचाएगी। तो वो वीडियोस आप जरूर देखिए, आपको फायदा मिलेगा। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं आज के ट्यूटोरियल्स। तो सबसे पहले यहाँ पर अराइज एंड रीजनोवेट द थर्ड लेयर ऑफ गवर्नेंस। तो यहाँ पर थर्ड लेयर ऑफ गवर्नेंस जो है हमें लोकल बॉडीज देखने को मिलती है। अब गवर्नेंस की जब बात हो रही है तो नया कोर्स जो है मंडे से आने वाला है आपके सामने, क्योंकि आज हमारा जो इंटरनल सिक्योरिटी का कोर्स है, क्योंकि आज इंटरनल सिक्योरिटी के लगभग 4 से 5 लेक्चर जो है वो अपलोड होने वाले हैं MM Academy ऐप पर। एंड आज हमारा इंटरनल सिक्योरिटी कोर्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। एंड मंडे से हमें गवर्नेंस का नया कोर्स जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि हम GS पेपर 2 अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें एक तो पॉलिटी तो देखने को मिलता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, देन उसी के साथ गवर्नेंस भी देखने को मिलता है, देन उसके बाद सोशल पर्सपेक्टिव से देखने को मिलता है, सोशल इश्यूज देखने को मिलते हैं, एंड देन हमें इंटरनेशनल रिलेशन जो है ये भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमारा पॉलिटी हमने ऑलरेडी देख लिया है, यहाँ पर गवर्नेंस जो है वो कवर हो जाएगा, देन सोशल इशू जो है इसके बाद आने वाला है, देन इंटरनेशनल रिलेशन उसके बाद आए, तो GS2 जो है हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें लेक्चर्स, मतलब इसके समझ लीजिए टोटल अगर हम गवर्नेंस देखते हैं तो कुछ 14 लेक्चर्स इसके रहने वाले हैं, 14 के आसपास लेक्चर्स रहेंगे। ये हमारा एक हफ्ते में पूरा गवर्नेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके 15 लेक्चर्स के आसपास जो है वो रहने वाले हैं, ये हमारा समझ लीजिए अगले 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन इंटरनेशनल रिलेशन जो है उसके उसके ऑलमोस्ट 50 to 60 लेक्चर जो है वो रहने वाले हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल रिलेशन काफ़ी डिटेल में मैं कवर करूंगा अच्छे तरीके से, जिससे कि क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है आपको आते हैं। तो मतलब अगर आप ये कर लोगे ना तो GS पेपर 2 जो रहेगा मेंस में, तो समझ लीजिए आपको 150 से ऊपर मार्क्स स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। एंड ट्रस्ट मी, 150 से ऊपर अगर आपको मार्क्स मिल रहे हैं ना, ये बहुत अच्छे स्कोर है, बहुत अच्छा। मतलब ये मिनिमल मैं आपको बता रहा हूँ, मिनिमम इससे ऊपर ही आपको मिलेगा। आप स्कोर कर सकते हो 170 तक भी, ये आपके लिए मतलब समझ लीजिए वरदान रहेगा
क्योंकि इतने कॉम्प्रिहेंसिव और इतना अप टू पॉइंट मैं यहाँ पर सिलेबस जो है वो कवर करने वाला हूँ कि क्वेश्चन आया और उसके पास आपके पास आंसर जो है वो रेडी रहेगा। इतना अप टू द पॉइंट में कवर करने वाला हूँ, इसलिए एमएम एकेडमी ऐप जो है वो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए। और एकदम सिंपल इसमें यार, बाकी जगह पर जितना आपको एक महीने का देना है आपको उससे भी कम में एक साल का मिल रहा है। एक साल में सभी कोर्सेस आ जाएंगे, जीएस 1 2 3 4 8 साल को मजा ही मजा। ठीक है, तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए। चलिए हम आते हैं इस पर, हमारे गवर्नेंस इस पर। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इसको स्ट्रेंथन करने की यहाँ पर बात की जा रही है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले तो एक कोट ले लेते हैं हम महात्मा गांधी का, क्योंकि ऐसे में बोलिए आपको कोट किया जा, मतलब आपको कोट कर सकते हो। देन उसके बाद आप जो मतलब आंसर्स भी होते हैं उसमें भी कभी कभार क्या होता है, कुछ कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं जिसमें कोट बैठ जाता है, फिट बैठ जाता है। तो यहाँ पर गांधी जी ने कहा है कि व्हेन द पंचायत राज इज स्टैब्लिश्ड, पब्लिक ओपिनियन विल डू व्हाट वायलेंस कैन नेवर डू। है ना, मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ पर देखिए कितनी गहरी बात बोली है। अगर आपने इंटरनल सिक्योरिटी का कोड देखा, उसमें नक्सलिज्म हमने देखा है, उसमें हमने देखा है लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड एक्सट्रीमिज्म। मतलब क्या है, लोग जो है वो डेवलपमेंट जहाँ पर नहीं हो पाती, जिन इलाकों में डेवलपमेंट नहीं होती है, जिन इलाकों में लोगों के पास वॉइस नहीं है, वो एक्सट्रीमिज्म की तरफ बढ़ते हैं, वो वायलेंस की तरफ बढ़ते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी बात बताने के लिए। तो यहाँ पर गांधी जी ने क्या बोला है, पंचायती राज जब स्टैब्लिश हो जाएंगे, पब्लिक ओपिनियन जो है वो चीज कर दिखाएंगे जो वायलेंस नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर इनकी जो है, इनकी बातें पहुंचाना चाह रहे हैं वायलेंस से, एक्सट्रीमिस्ट जो है, नक्सलवादी जो है, ये अपनी बात पहुंचाना चाह रहा है वायलेंस से। लेकिन क्या उनकी बात पहुंच रही है? नहीं पहुंच रही है। उनको बेसिकली सप्रेस जो है वही किया जा रहा है, गवर्नमेंट वही करेगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डेवलपमेंट की, यहाँ पर हम बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट स्टैब्लिश करने की, यहाँ पर हम बात करते हैं उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाने की, तो उनकी बात जो है वो और ज़्यादा मजबूती से वो कह सकते हैं, है ना, क्योंकि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में वो आ गए। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर बहुत ही गहरी बात यहाँ पर बोली गई है। अगर आप कहीं भी आपको लगता है कि हाँ हम यहाँ पर कोट कर सकते हैं, तो आप ज़रूर कीजिए। और दूसरी बात कि मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि एआई जो है उसका इफेक्ट क्या पड़ता है चिल्ड्रन पर, है ना, तो वो मैंने आपको कुछ 2 दिन पहले के न्यूज़पेपर में पूछा था। तो उसके जो रिजल्ट्स हैं आज मैं अनाउंस करूंगा, एंड यहाँ पर मैं डिस्कस भी करूंगा जो आप लोगों के द्वारा आंसर्स लिखे गए हैं। हाँ, मतलब जिनको मतलब जिनका नाम, जिनका अच्छा लगा है मुझे, जिनको एमएम एकेडमी का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, तो उनके तो नाम मैं अनाउंस करूंगा। लेकिन मैं यहाँ पर बाकी भी जो है बिना नाम लिए, लगे तो बिना नाम लिए उनके आंसर जो है वो मैं यहाँ पर मतलब रखना चाहूंगा, किस तरीके से रखा है, क्योंकि मुझे कुछ खामियां जो है वो देखने को मिली है आंसर राइटिंग के इसमें, कि क्या आप खामियां कर रहे हो और उससे हम कैसे यहाँ पर सॉर्ट कर सकते हैं। तो वो भी यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वो लेक्चर आप जरूर अटेंड कीजिएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो ये क्या है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो सिस्टम जो है रूरल लोकल गवर्नमेंट की इंडिया में, वो हमें देखने को मिलती है पंचायत राज। मतलब क्या है, सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब खुद से यहाँ पर शासन करना। आपके ऊपर शासन जो है वो सेंटर का तो है, स्टेट का तो है, लेकिन आप खुद को भी खुद को शासन कर रहे हो। ठीक है, ये देखने को मिलता है इंडिया में। थर्ड जो हमारा लेयर देखने को मिलती है गवर्नेंस की, मैनेजमेंट जो है लोकल अफेयर का बाय सच लोकल बॉडीज। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है, लोकल अफेयर जो हो रहा है, मतलब एक विलेज है, विलेज में जो भी लोकल अफेयर्स है वो लोकल बॉडीज के द्वारा, मतलब उन्हीं के लोगों के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है, जिससे क्या होता है, एलिनिएटेड भी उनको फील नहीं होता है। मतलब समझ लीजिए यहाँ पर एक विलेज है, उसमें अगर समझ लीजिए मोदी जी जो है वो यहाँ पर शासन कर रहे हैं, पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं कि मित्रों आपको ये करना होगा, आपको वो करना होगा। ये बोलेंगे यार तुम गुजरात के हो, तुम हमको हमारे कल्चर के बारे में क्या जानते हो, तुम हमारे बारे में क्या जानते हो, है ना, हो तुम भारत के प्रधानमंत्री, लेकिन हम पर आप ये तरीके का शासन नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर क्या होता है, एक एलिनेटेड फीलिंग आती है और गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एक आक्रोश जो है वो पैदा होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोकल गवर्नमेंट कर देते हैं, मतलब लोगों को एक फीलिंग आती है कि हाँ हमारे ही लोग हम पे शासन कर रहे हैं, मतलब हमारे ही लोग हमारे लिए रूल निकाल रहे हैं, तो ये एक अपनी गवर्नमेंट जो है उस तरीके का भाग हो जाता है। इसलिए यहाँ पर बहुत जरूरी होता है डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गवर्नमेंट, है ना। तो यहाँ पर उन्हीं में से जो इलेक्टेड लोग होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया इसे 73rd अमेंडमेंट एक्ट, जिससे कि यहाँ पर डेमोक्रेसी जो है उसको स्ट्रेंथ अप किया जा सके ग्रास रूट लेवल पर। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, मतलब यहाँ पर लोगों का पार्टिसिपेशन यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट से बढ़ जाता है। समझ में आया, तो ये हमें देखने को मिलता है। तो ये क्या है हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पर इवोल्यूशन देख लेते हैं शॉर्ट में, शॉर्ट में, क्योंकि आपको टाइम लिमिट होता है, वर्ड लिमिट होती है मेंस में लिखने के लिए, तो शॉर्ट में देखेंगे। यहाँ पर वैदिक एरा अगर हम देखते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर पंचायतन हमें देखने को मिलता है, मतलब ग्रुप ऑफ 5 पर्सन, इसमें हमें जो एक विद्वान इंसान है वो भी देखने को मिलता है। देन ऋग्वेदा है, उसमें सभा, समिति, विधाता, ये हमें देखने को मिलता है, जिसमें लोग जो है वो पालती पालती मांड कर मस्त बैठा करते थे पेड़ के नीचे। देन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एपिक एरा, इसमें रामायण एंड महाभारत,
रामायण में भी अगर हम देखें तो दो भागों में डिवाइडेड है। पूर्व मतलब ये पूर्व अगर हम देखते हैं तो सिटी एंड विलेज इस तरीके से, सिटी टाउन इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। देन महाभारत अगर हम देखते हैं तो उसमें शांति पर्वा, मतलब बेसिकली क्या है कि हर एरा में अगर हम देखें तो इस तरीके का पंचायत जो है वो हमें देखने को मिलता है ना। एंशियंट पीरियड में अगर हम देखते हैं तो टाउन्स को रेफर किया जाता है पूर्व, ये चीफ वॉज नागरिक एंड लोकल बॉडीज जो है वो फ्री थे रॉयल इंटरफियरेंस से, मतलब यहाँ पर जो रॉयल इंटरफियरेंस है, जो राजा है उसका इंटरफियरेंस यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता था। देन मौर्यन एंड पोस्ट मौर्यन पीरियड अगर हम देखते हैं तो उसमें भी हेड्समैन यहाँ पर असिस्ट किया जाता है काउंसिल ऑफ एल्डर्स के द्वारा, है ना। ये प्रोमिनेंट रोल प्ले करते थे विलेज लाइफ में। देन यहाँ पर कोई भी इंटरफियरेंस जो है या रेफरेंस जो है हमें विमेन का देखने को नहीं मिलता है। हमने देखा हुआ है जो विधाता है उसमें भी पहले, मतलब प्री वैदिक एज अगर हम देखते हैं तो उसमें जो महिलाएं हैं वो पार्टिसिपेट किया करती थी, लेकिन पोस्ट वैदिक एरा से हमें जो पार्टिसिपेशन है महिलाओं का वो कम देखने को मिलता है। तो एंशियंट हिस्ट्री का भाग है, या एंशियंट हिस्ट्री का भी कोर्स अवेलेबल है एमएम अकेडमी ऐप पर, देख लीजिएगा। देन मेडिवल पीरियड अगर हम देखते हैं तो सुल्तान जो है दिल्ली का डिवाइडेड देयर किंगडम इनटू प्रोविंस कॉल्ड विलायत। इसमें भी अगर हम देखते हैं सफिशिएंट पावर जो है गवर्नमेंट को, सेल्फ गवर्नमेंट को यहाँ पर टेरिटरी में दी गई। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं ब्रिटिश पीरियड की, उसमें विलेज पंचायत जो है उनकी ऑटोनॉमी लॉस्ट हो गई थी, लेकिन फिर फेमस मेयो रिजोल्यूशन आता है 1870 में, जिसने यहाँ पर डेवलपमेंट जो है लोकल इंस्टीट्यूशन का उसको यहाँ पर जोर दिया, यहाँ पर पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो उनकी बढ़ाने की कोशिश की। देन लॉर्ड रिपन आता है 1882 में, उसने भी यहाँ पर मेयो के नक्शे कदम पर चलते हुए यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क है उसे यहाँ पर स्थापित करने की कोशिश की। देन उसके बाद हमें पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा जो है वो देखने को मिलता है। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, अब देखिए ब्रिटिश काल में बहुत सारी चीजें हुई, जैसे बहुत सारे हमें एक्ट जो है वो भी देखने को मिलते हैं जहां पर उन्होंने थोड़ी बहुत कोशिश की पेपर वर्क पे कि हम लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करें। लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा अगर हम देखते हैं, फिर वहां पर जो एक्चुअल मशक्कत है वो की गई यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन, हम पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर हम देखते हैं तो संविधान में भी हमें जिक्र जो है वो देखने को मिल रहा था। जैसे आर्टिकल 40 अगर हम देखते हैं तो उसमें यहाँ पर पंचायत के बारे में मेंशन किया गया है, डीपीएसपी है ना, मतलब गवर्नमेंट को यहाँ पर मजबूरी नहीं है कि यहाँ पर करना ही पड़ेगा, यहाँ पर एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। देन आर्टिकल 246 अगर हम देखते हैं तो एम्पावर करता है स्टेट लेजिस्लेचर को कि वो यहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी अगर चीज़ हो तो उसको लेजिस्लेट कर सकती है। देन यहाँ पर कमिटीज, अलग अलग कमिटीज हमें देखने को मिली, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, है ना। तो अलग अलग कमिटीज जो है, कई सारी कमिटीज हमें देखने को मिली। देन उसके बाद फाइनली यहाँ पर इवोल्यूशन जो है वो हमें पंचायती राज एंड म्यूनसिपैलिटीज का देखने को मिलता है 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, जो पार्लियामेंट ने पास किया था 1992 में, और इसके तहत हमें देखने को मिलता है कि पंचायती राज एंड म्यूनसिपैलिटी जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें पॉजिटिव्स की कि ये जो लोकल गवर्नमेंट है या फिर पंचायती राज है ये क्या बेनिफिट यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो अनदर लेयर ऑफ गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है ग्रास रूट लेवल पर, उसको यहाँ पर बनाने में सक्षम रहा है। मतलब बेसिकली क्या है, जो लोकल लोग है ना, उनको यहाँ पर अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग यहाँ पर आती है कि हाँ हम यहाँ पर शासन कर रहे हैं, हम यहाँ पर शासित नहीं हो रहे हैं, हम यहाँ पर शासन कर रहे हैं, हम यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग रूल जो है वो बना सकते हैं। तो ग्रास रूट लेवल पर यहाँ पर एक फीलिंग जो है वो यहाँ पर दी गई। फीमेल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ पर बड़ा है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो फीचर्स अगर देखोगे तो उसमें महिलाओं को रिजर्वेशन की भी बात की गई है, महिलाओं को सीट जो है वो भी यहाँ पर देनी पड़ती है। तो इससे क्या हुआ, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, है ना। उसी के साथ साथ महिलाएं जो है वो यहाँ पर और क्या हुआ, एम्पावरमेंट होने की वजह से जो लिटरेसी रेट है वो बढ़ जाता है, लिटरेसी रेट बढ़ता है, अवेयरनेस बढ़ती है, तो यहाँ पर महिलाएं सामने आकर जो क्राइम्स है वो भी यहाँ पर रिपोर्ट करती है। अब देखिए क्या है कि अगर हम क्राइम्स देखते हैं ना, मोस्ट ऑफ दी फीमेल क्राइम्स अगर हम देखते हैं तो हमें ज्यादातर क्राइम जो है वो केरला में, रफली मैं बता रहा हूँ एकदम एक्यूरेट नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्राइम्स अगर हम देखते हैं तो केरला में हमें देखने को मिलता है ना। अब आप लोगों को ये लगेगा कि यार जो उत्तर प्रदेश है या बिहार है वहां पर ज्यादा क्राइम होते होंगे महिलाओं के अगेंस्ट में, लेकिन रिपोर्टिंग सबसे ज्यादा जो है वो केरला में होती है। क्यों, अवेयरनेस ज्यादा है, लिटरेसी रेट ज्यादा है, उसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर यूपी बिहार अगर आप देखोगे तो मोस्टली महिलाएं जो है उनको डरा दिया जाता है ना, डरा दिया जाता है कि नहीं ये रिपोर्टिंग मत करो, ये करोगे तो ये, तो मोस्टली रिपोर्टिंग नहीं हो पाती है, भले क्राइम ज्यादा हो रहा हो लेकिन फिर भी रिपोर्टिंग नहीं हो पाती है। तो ये यहाँ पर जो चीजें हैं हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जब अवेयरनेस फैलता है तो यहाँ पर महिलाएं फॉरवर्ड आती हैं, क्राइम जो है वो यहाँ पर रिपोर्ट करती है। स्टैट्यूटरी सेफगार्ड जो है फॉर मेनी डिवोल्यूशन प्रोविजंस यहाँ पर एम्पावर्ड करती है लोकल गवर्नमेंट को। फंड एलोकेशन जो है लोकल बॉडीज के लिए वो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, जिससे कि खुद वो जो काम है वो कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोलिए जो भी उनको काम है वो कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा रुपया। लोकल पार्टिसिपेशन जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, लोकल लोग जो उन्होंने मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में एंटर करना शुरू किया है। डेमोक्रेसी को यहाँ पर स्ट्रेंथन करता है, क्योंकि क्या है लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, अपने आप डेमोक्रेसी जो है वो स्ट्रेंथन हो जाएगी। तो ये कुछ पॉजिटिव्स हमें देखने को मिलता है, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ इश्यूज भी देखने को मिलते हैं। इश्यूज क्या क्या है,
इश्यूज है जैसे कि लैक ऑफ एडिक्वेट फंड। देखिए क्या है कि भले ही यहाँ पर फंडिंग जो है वो दी जा रही है, लेकिन फिर भी जो लोकल गवर्नमेंट है उनको स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ही फंड के लिए डिपेंडेंट रहना पड़ता है। क्योंकि क्या है कि उनको अभी भी जो टैक्स है वो पूरी तरीके से लगाने की छूट नहीं दी गई है, कि मतलब सभी चीज़ों पर जिन पर उनको टैक्स चाहिए वो नहीं मिलता है, या फिर लगा नहीं पाते हैं, या फिर वसूल नहीं पाते हैं। तो बहुत सारी खामियां हमें देखने को मिलती है, जिसके तहत क्या होता है कि यहाँ पर वो सही ढंग से जो उनको फंडिंग है वो नहीं मिल पाती है, तो डिपेंडेंट रहना पड़ता है उनको इन लोगों पे ही। समझ रहे हो? जो इंटरफियरेंस है एमपीज एमएलएज, ये भी यहाँ पर पंचायत के फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा रहता है ना, जिससे वो अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं कर पाते हैं। बहुत कम डिवोल्यूशन जो है अथॉरिटी का फंक्शंस का वो हमें देखने को मिलता है, मतलब फंक्शंस अथॉरिटी जो है वो भी यहाँ पर पंचायती राज को बहुत कम मिलती है जो वो अपने बलबूते पर कुछ काम कर सके। देन स्ट्रक्चरल डिफिशियंसी जो उससे भी सफ़र करते हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है वो नहीं बना हुआ है कि ये यहाँ पर ये काम करेंगे, यहाँ पर ये काम कर सही ढंग से। क्या है कि एक तो ये भी होता है यार कि देखो, अगर अगर बिग बॉस है, ठीक है, वो भी एक घर है, वो घर में आप रह रहे हो, वहां पर जो रूल्स बनाए गए हैं, ठीक है, बिग बॉस में जो रूल्स बनाए गए हैं वो सभी लोग फॉलो करते हैं कि हाँ ये नहीं करना है, वो 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 नहीं, सारे रूल्स फॉलो करते हैं। लेकिन अपने अपने घर में जब रहते होंगे तो सारे रूल्स फॉलो करते होंगे क्या? नहीं करते होंगे, रूल्स बनाते होंगे, ब्रेक करते होंगे। तो यही होता है, जब केंद्र सरकार या राज्य सरकार अगर लोकल विलेज पर शासन कर रही है तो वो सुन लेंगे, लेकिन यहाँ पर अपने ही लोग सारे के सारे छोड़ना यार देख लेंगे, छोड़ना यार देख लेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रक्चरल डिफिशियंसी हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर एडोकिज्म जो है वो हमें देखने को मिलता है, मतलब क्लियर कट एजेंडा जो है वो उनका सेट नहीं होता है कि बेसिकली करना क्या है ना। अगर आप देखोगे तो इन सब के बराबर निकलते हैं कि हमें ये करना है, हमें ये अचीव करना है, इनके कुछ एजेंडा नहीं होता है। अकाउंटेबिलिटी जो है वो यहाँ पर काफ़ी वीक है कि कितना कितना काम किया, क्या क्या काम किया, तो वो ये भी काफ़ी वीक रहता है। तो ये हमें इश्यूज जो है वो देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद वे फॉरवर्ड जो है वो क्या हो सकता है? देखिए वे फॉरवर्ड में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो फिजिकल फेडरलिज्म है वो यहाँ पर रहना चाहिए। फिजिकल फेडरलिज्म मतलब क्या, कि यहाँ पर जो सही तरीके से डिवोल्यूशन है पैसों का वो यहाँ पर होना चाहिए। मतलब यहाँ पर इनको भी आज़ादी मिलनी चाहिए कि वो भी पैसा कमा सके, जिससे कि क्या होगा कि वो भी यहाँ पर पैसों से रिलेटेड काम जो है वो कर सकते हैं। देन यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है एक्टिविटी मैपिंग, क्लियर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रोल जो है वो यहाँ पर सेट किए जाने चाहिए। देन बॉटम अप प्लानिंग की जरूरत है ना, मतलब सही ढंग से बॉटम अप प्लानिंग, बॉटम से लेकर अप प्लानिंग जो है वो जरूर है। मतलब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये करो, देन वहाँ पर हो नहीं रहा है, वो नहीं, यहाँ से लेकर शुरू होना चाहिए, ऊपर तक जाना चाहिए। सेंटर जो है उनको भी फाइनेंशियली इंसेंटिवाइज करना चाहिए, है ना, जिससे क्या होगा कि अपने आप जो स्टेट्स है वो भी उनको ग्रांट दे पाएगी। ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहिए लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को एक्सपर्टीज के लिए। मतलब उनको पता ही नहीं है, जो लोकल इसमें है उनको पता ही नहीं, उनको बस एक पता है कि यार अपन अगर सरकार में आ जाएंगे, अपन अगर शासन में आ जाएंगे तो अपन पैसा बम कमाएंगे, अपने पास बहुत ब्लैक मनी रहेगा। ये नहीं होना चाहिए। उनको यहाँ पर डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, किस तरीके डेवलपमेंट किया जाता है। अब सोचिए ना, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको जो क्या बोलते हैं उसको, नगराध्यक्ष बना दिया जाए, ठीक है, आज से आप नगराध्यक्ष बन गए, तो आपको क्या ये चीज़ पता है कि कहाँ से पैसा जो है वो हमें लेना है, कहाँ डेवलपमेंट जो है वो करने की ज़रूरत है, कौन कौन सी अथॉरिटी आपके पास होगी डेवलपमेंट करने के लिए, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आप मोबिलाइज कहाँ कहाँ से कर सकते हो, फिर आपके अंडर में क्या क्या आता है, फिर आप कितना पैसा जो है वो तिजोरी में से निकाल सकते हो, है ना। और ये सारी चीज़ें जो है क्या आपको पता होगी? नहीं होगी। ये नहीं होगी तो आपके, मैं आपको बता रहा हूँ कि कितने साल तो ऐसे ही निकल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा आपको कैसे डेवलपमेंट करना है, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलता है। एंड सेम गोज फॉर यूपीएससी ऑल्सो। यूपीएससी की भी आप एग्जाम दे रहे हो, उसमें आप समझ लीजिए आईएएस के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो या आईपीएस के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो फिर आपको ये पूरा पता रहना चाहिए अभी से कि क्या क्या आपके हाथ में पावर्स रहने वाली है, कौन कौन सी चीज़ों में आपको रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है, समझ लीजिए कि जो एजुकेशन है, ठीक है, एजुकेशन फील्ड यहाँ पर काफ़ी बुरी चल रही है, मतलब पर्टिकुलर कोई गवर्नमेंट स्कूल है आपके डिस्ट्रिक्ट में, आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, आपके डिस्ट्रिक्ट में पर्टिकुलर कोई स्कूल है और वो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है, सब कुछ बहुत ख़राब चल रहा है, तो आपको लगता है कि नहीं यार, क्योंकि आपने इतना एजुकेशन लिया है तो आपको एजुकेशन की कदर है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझे एजुकेशन सिस्टम जो है उसको सुधारना है, तो यहाँ पर आप चाहते हो कि ये स्कूल को सुधारा जाए, ठीक है। अब जो पैसा आया हुआ है आप चाहते हो कि इसमें लगाया जाए, तो सबसे पहला तो क्वेश्चन आपके मन में ये आएगा कि ये स्कूल को क्या मैं सुधार सकता हूँ, ठीक है। उसका जवाब आएगा बिल्कुल यार, तुम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, बिल्कुल सुधार सकते हो। देन दूसरा सवाल जो आपके मन में आएगा वो ये आएगा कि मैं इसको किस तरीके से सुधार सकता हूँ, मतलब फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से सुधार सकता हूँ,
या जो यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनकी सैलरी बढ़ाकर क्या मैं उनको और अच्छी तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकता हूँ, क्या मैं टीचर्स को ट्रेनिंग दे सकता हूँ कि कैसे पढ़ाया जाए, है ना। ये सारे सवाल आपके मन में आएंगे जो स्ट्रक्चरल सवाल रहेंगे कि यार स्ट्रक्चर कैसा मैं चेंज कर सकता हूँ इसका, बराबर है। देन उसमें कुछ आपको पता चलेगा कि हाँ तुम ये कर सकते हो, कुछ पता चलेगा नहीं तुम ये नहीं कर सकते हो। जो सैलरी है वो तो गवर्नमेंट की तरफ से आती है, गवर्नमेंट ने फिक्स की, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ट्रेनिंग सिस्टम जो है उसमें भी उनको पैसा दे सकोगे या नहीं दे सकोगे, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल निकल कर आएगा। तो ये सारे आपके मन में सवाल आएंगे, जो आप कर सकते हो उसके लिए आप फॉरवर्ड निकलोगे। देन आपके मन में थर्ड सवाल आएगा, यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल का वो बहुत खराब है, तो मुझे यहाँ पर स्कूल को कंप्लीटली चेंज कर देना है, मतलब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करना है, जो प्ले ग्राउंड से उसको बेटर करना है, जो स्पोर्ट्स का सामान होगा उसको यहाँ पर रिफ्रेश करना है, सब कुछ करना है। तो फिर यहाँ पर इसके लिए पैसा मैं कहाँ से ले सकता हूँ, पैसा कहाँ है, क्या इसके लिए सेपरेट गवर्नमेंट जो है वो पैसा दी हुई है, क्या सेपरेटली ये जो तिजोरी है इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि ये स्कूल के बच्चों के लिए जो है उसके लिए पैसा है, ये आप पूरा खर्च कर सकते हो जहां पर आपको करना है ना। एंड कितना उसमें से खर्च कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, ये आपके मन में तीसरा सवाल आएगा। देन चौथा सवाल जो आपके मन में ये आएगा, या फिर चौथे जो जो अड़थड़ा है वो ये आएगा कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल जो पावर है ना, जो मिनिस्टर है या जो भी वहां पर लीडर है, पॉलिटिकल लीडर, वो उसने यहाँ पर फिक्सिंग की हुई है कि यहाँ पर स्कूल के लिए जो भी पैसा आता है स्कूल के लिए कौन ही देखता है, स्कूल के जो बच्चे हैं वो तो नीचे ही बैठ जाएंगे, है ना। भविष्य बोलते क्या है, तो ये तो नीचे ही बैठ जाएंगे, इसको अगर हम सुधार लेंगे तो फिर इसकी जो स्कूल बनी हुई है, प्राइवेट स्कूल बनी हुई है जिसमें बहुत ज़्यादा फीस है, उसमें कौन बच्चा एडमिशन लेगा, इसको अगर हम इतना बेहतर बना देंगे। तो ये बोल रहा है कि जो पैसा स्कूल के लिए आया हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आया हुआ है, वो अपन आपस में बांट लेते हैं, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब वहां पर आप अगर बोलते हो नहीं मुझे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना है, मतलब इनडायरेक्टली आप बोल रहे हो कि तुम्हारी जो प्राइवेट स्कूल यहाँ पर बनी हुई है उसको मुझे बंद गिराना है, तो फिर अब क्या आपका रिएक्शन रहेगा। तो यहाँ पर एथिक्स, यहाँ पर मोरालिटी, यहाँ पर जो एक्चुअल में ऑफिशियल चीज़ें हैं, यहाँ पर इंटीग्रिटी, सारी चीज़ें जो है आपकी यहाँ पर पावर में आएंगी। सारी चीज़ें मतलब मन में आपके कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा, सारी चीज़ें चलती रहेगी। इसके बाद जो आप डिसीजन लेते हो वो मैटर करेगा कि आप क्या डिसीजन लेते हो, ठीक है। तो ये आप खुद सोच के देखिए, आपको कहीं पर कमेंट में लिखने की जरूरत नहीं, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप खुद यहाँ पर सोचिए। क्योंकि मोस्टली जब हम कमेंट में लिखते हैं तो हम इंप्रेस करने के लिए लिखते हैं, जो आप नहीं हो वो बताने की कोशिश करते हैं, जो आप नहीं एक्चुअल में सोच रहे हो वो आप पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं, जस्ट टू गेट द अटेंशन इन द कमेंट सेक्शन, कि लोग जो है वो आपका कि कितना अच्छा आपने लिखा है वो देखें, अप्रिशिएट करें। लेकिन यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि आपको कहीं लिखने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, आपके माइंड में आप सोचिए, आपके माइंड में आप फैक्ट सोचिए, आपके मन में आप जो जेन्युइनली आप सोच रहे हो वो सोचिए कि आप क्या करोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन यहाँ पर सोशल एम्पावरमेंट जो है ये यहाँ पर प्रोसीड होना चाहिए पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के साथ। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका इंप्रूवमेंट यहाँ पर होना चाहिए। देन यहाँ पर टैक्सेशन पावर जो है वो इनकी यहाँ पर बेहतर की जानी चाहिए। टैक्सेशन पावर बेहतर करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, देन अपने आप सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर होती जाएगी। तो ये कुछ हमें देखने को मिलता है। देन इन दी एंड अगर हम कंक्लूजन देखते हैं तो कंक्लूजन में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर अगर हमें होलिस्टिक चेंज लाना है ना, लोगों की ज़िंदगी में, विलेजर्स की ज़िंदगी में, अगर हमें सोशो इकोनॉमिक हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करना है तो हमें यहाँ पर लिंकेजेस जो है उसके थ्रू काम करना पड़ेगा। कम्युनिटी, गवर्नमेंट, बाकी डेवलपमेंट एजेंसीज, इनके साथ मिलकर हम काम करेंगे तो अपने आप सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। गवर्नमेंट ने यहाँ पर रेमेडियल एक्शन जो है इस इंटरेस्ट में लेना चाहिए, डेमोक्रेसी के, सोशल इंक्लूजन के, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के। एंड यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर क्लैरिटी जो है वो रहे फंक्शन से रिलेटेड, है ना। तो ये वे फॉरवर्ड कंक्लूजन में आप लिख सकते हो। तो पूरा आपका आंसर जो है, एक ढांचा जो है वो तैयार हो गया है, जो आपको कम मार्क्स, ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है, कम मार्क्स आपको मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट एंड सेकेंड एडिटोरियल पर, जो कि है नाइट्रिक ऑक्साइड जो है क्या वो कोरोना वायरस से फाइट कर सकता है। तो इसमें अगर हम कॉन्टेक्स्ट देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि देयर इज स्टिल नो स्पेसिफिक ड्रग्स फॉर कंट्रोलिंग कोविड-19। अब तक अगर हम देखें तो कोई भी स्पेसिफिक ड्रग जो है कोविड-19 को डील करने के लिए देखने को नहीं। यहाँ पर अलग अलग दिया जाता है, रामदेसिविर दिया जाता है ना, पहले एससीक्यू, मतलब अलग अलग ड्रग्स जो है वो हमें देखने को मिलता है। मल्टीनेशनल कोलैबोरेशन जो है रिसेंटली अनाउंस करता है रिजल्ट ऑफ फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल। इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड नेजल स्प्रे जो है वो यहाँ पर इफेक्टिव है इस ट्रीटमेंट में, वो यहाँ पर बताया जाता है। तो ये क्या है, इसमें अगर हम देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है, थेरेपी क्या है। देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये यहाँ पर ब्रॉड एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट है बैक्टीरिया, फंगी, हेलमिंटीज, प्रोटोजोआ, वायरस, इन सब के अगेंस्ट में। अब यहाँ पर रिसर्चर्स ने इवेल्युएट किया है कि ये जो SARS-2 है ये अपना रेप्लिकेट करता है,
है ना। और उसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर ये बहुत अपने शरीर में फैलता जाता है। लेकिन इसके बाद यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये ओनली सब्सटेंस है जिसने यहाँ पर डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो दिखाया है सार्स कोव 2 पर, जिससे हम उसको कम जो है वो कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये स्प्रे क्या है, तो देखिए यहाँ पर डेवलप किया गया है वैनकोवर बेस्ड बायोटेक फर्म, यहाँ पर सेंटोजाइज रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अलॉन्ग विद सेंट पीटर्स हॉस्पिटल फाउंडेशन एंड यहाँ पर सूरी पैथोलॉजी सर्विस, इन सब के द्वारा किया गया है। यहाँ पर स्प्रे जो है स्मॉल यहाँ पर टॉपिकल अमाउंट है नाइट्रिक ऑक्साइड का यहाँ पर रिलीज करता है, जिससे यहाँ पर जो वायरस है वो मर जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर नॉन स्पेसिफिक एंड दस किल्स एनी वायरस, यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं है कि सार्स कोव 2 जो है उसी को मारेगा, जो भी वायरस होगा उसको ये मारता है। मतलब ये अगर सही ढंग से आ जाता है तो जितना भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं वो एक दिन में क्योर हो सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि रिजल्ट्स क्या निकल कर आए हैं ट्रायल के, तो ट्रायल के रिजल्ट्स कुछ इस तरीके के हैं। जो पेशेंट्स है ट्रीटेड विद दिस स्प्रे, उन्होंने यहाँ पर एवरेज रिडक्शन जो है 95% का 24 आवर्स में देखने को मिला है। वायरल लोड होता है कि आप पर कितना वायरल लोड डाला गया है। आप जब RT-PCR करते हो उसके नीचे सिटी जो है वो लिखा हुआ होता है ना। मतलब वो बेसिकली होता है अगर आपका 20% से नीचे है, 20 से नीचे है स्कोर, ठीक है, तो मतलब क्या है वायरल लोड काफ़ी ज़्यादा है। देन उसका 20 के ऊपर है, 25 के ऊपर है, मतलब वायरल लोड कम है। तो ये वायरल लोड काफ़ी इंपॉर्टेंट, जितना ज़्यादा आपका वायरल लोड रहेगा उतना ही आपके शरीर को वो बुरी तरीके से इम्पेक्ट करेगा। तो यहाँ पर 95% जो है वायरल लोड वो यहाँ पर कम हो जाता है फर्स्ट 24 आवर्स में, एंड 72 आवर्स में 99% कम हो जाता है। और कोई भी साइड इफेक्ट जो है वो इसके हमें देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि अभी तक WHO ने इसको ये नहीं किया है, लेकिन फेज 3 जो है उसमें ये जा सकता है। एंड ये अगर निकल कर आता है तो ये एक बहुत अच्छी उपलब्धि होगी किसी भी वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट में। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो 1 मई से 18 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं उनको यहाँ पर कोरोना वैक्सीन जो है वो दी जा रही है। तो इसीलिए कोरोना वैक्सीन जो है आप जितने भी 18 साल के ऊपर हो सब ले लीजिएगा, जिससे हम यहाँ पर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करके जो केसेस हैं उनको यहाँ पर कम कर सकते हैं, कोविड से फाइट कर सकते हैं। क्योंकि हम ये करेंगे तो अपने आप जितने भी लोग हैं जो लॉकडाउन की वजह से जिनका कारोबार नहीं चल पा रहा है, जिनकी रोजी रोटी नहीं आ पा रही है, उनको उतना ही जल्दी रोजी रोटी जो है वो प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए आप सभी पार्टिसिपेट कीजिए इस मुहिम में। तो यहाँ पर हमारा वीडियो ख़त्म होता है, और वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद।